बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी की। 8 साल के तवील इंतज़ार के बाद शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी ये है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी एक मरतबा फिर से मैदान में वापस आ रही है और इस बार मेज़बानी का एजाज़ पाकिस्तान को हासिल हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी का नवा एडिशन 19 फरवरी 2025 से शुरू होगा और क्रिकेट के मद्दाह एक बार फिर से आलमी मयार के सनसनीखेज़ मुकाबले देखने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मौका इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि ये इवेंट मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की मुकम्मल बहाली की अलामत है। ताहम भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में इसके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर दुबई में खेले जाएंगे। इस फैसले के बावजूद पाकिस्तान में क्रिकेट का जोश व खरोश अपने अरूज पर है और शायकीन इस बड़े इवेंट के इनेकाद को कौमी फ़ख्र के तौर पर देख रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान जो कि मेज़बान भी है, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, और ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जनूबी अफ्रीका है, अफ़गानिस्तान की और टीम है और पाकिस्तानी टीम की क़यादत विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, जबकि दीगर अहम खिलाड़ियों में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और फ़खर जमान शामिल हैं। पाकिस्तान ने 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती थी और इस बार ग्रीन शर्ट्स का हदफ दोबारा टाइटल अपने नाम करना होगा। भारत की क़यादत रोहित शर्मा के हाथ में है, जबकि विराट कोहली, शबनम गिल और केएल राहुल उनके अहम खिलाड़ी होंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें भी मजबूत स्क्वाड के साथ मैदान में उतर रही हैं। अफगानिस्तान ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई किया है और वो टूर्नामेंट में सरप्राइज़ देने की सलाहियत रखती है। 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा और सेमीफाइनल में 4 और 5 मार्च को जो कि खेले जाएंगे, जबकि 9 मार्च को फाइनल लाहौर या फिर दुबई में खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो मैच दुबई में होगा। बसूरत दीगर ये तारीखी मार्का लाहौर के मैदान में सजेगा। ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी ना सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट इवेंट है बल्कि पाकिस्तान में खेल के फ़रोग़ के लिए भी इंतहाई अहम है। दुनिया को ये पैगाम मिलेगा कि पाकिस्तान एक महफूज और क्रिकेट के लिए मौजूद मुल्क है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 क्रिकेट के शायकीन के लिए एक यादगार इवेंट साबित होगा और पाकिस्तान के मैदानों पर आलमी क्रिकेट की वापसी शायकीन के जोश को मज़ीद बढ़ा रही है। अब देखना हमें यह है कि कौन सी टीम तारीख रकम करती है और चैंपियंस ट्रॉफ़ी का ताज अपने सर पर सजाती है। नाज़रीन ग्रामी, अब हमारा जो सेगमेंट ज़ाहिर है पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ शानदार फतह हासिल करके नाक़दीन को खामोश कर दिया है और 6 अफ्रीकी सीरीज़ के फाइनल में जगह बना ली है। बुध के रोज़ कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस अहम मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 353 रन का मुश्किल हदफ 49वें ओवर में सिर्फ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया था और न सिर्फ सीरीज़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया बल्कि आइंदा चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए भी अपनी तैयारियों का मजबूत पैगाम दिया है। ये जीत कई हवालों से यादगार रही है, खुसूसन चौथे विकेट पर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की 207 रन की नाकाबिले यकीन पार्टनरशिप ने मैच का नक्शा ही बदल दिया था। सलमान अली आगा ने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी बनाते हुए 134 रन स्कोर किए, जबकि मोहम्मद रिजवान 122 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। इस कामयाबी के बाद सोशल मीडिया पर शायकीन ने दोनों खिलाड़ियों को खूब सराहा। माहिरीन का कहना है कि ये वो कारकर्दगी थी जिसकी पाकिस्तानी टीम को अशद ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों पर सवालात उठाए जा रहे थे। ताहम पाकिस्तान की बॉलिंग इस मैच में ज़्यादा मुअस्सिर साबित नहीं हो सकी। शाहीन अफरीदी ने 66 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जबकि नसीम शाह और इब्रार अहमद एक विकेट हासिल कर सके और मोहम्मद हसनैन सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, जिन्होंने 8 ओवर्स पे 72 रन दिए। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कराची के नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 अफ्रीकी सीरीज़ के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होगी। तो स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। अहमद, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। बताइएगा किस तरह से आप देख रहे हैं ये जो तारीख़ी जीत है इसको जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह से 350 का टोटल चेस किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है और ख़ास तौर पे फ़खर जमान को एक मेजर क्रेडिट जाता है जिस तरह से वो हमेशा स्टार्ट प्रोवाइड करता है, एक एग्रेसिव स्टार्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद उसी बात को फॉलो किया रिजवान ने भी और सलमान अली आगा ने भी, और उन्होंने वनडे क्रिकेट के डायनामिक्स को सामने रखते हुए
और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आई थिंक ये अच्छी इनिंग्स खेली दोनों ने, और दोनों की इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से भी अगर हम देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस है, और टीम की कलेक्टिव परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो आउटस्टैंडिंग है। आई थिंक कि पाकिस्तान अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस देता रहे तो डेफिनेटली पाकिस्तान अच्छे से अच्छा भी करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जो टॉप 2 या 3 टीम्स है उनमें कंसीडर भी होगा। ठीक है अहमद, ये भी बताइएगा ये फतह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम के लिए कितनी अहम है? मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की 260 रन की जो पार्टनरशिप है, इसको मैच में इसका रुख पलट दिया था मैच में, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, बैटिंग हमारी अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करंट फॉर्म देखें तो बैटिंग फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमें डिलीवर करके दे रही है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 50 ओवर पूरे खेल जाए बैटिंग में तो पाकिस्तान वो मैच ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे थे वनडे क्रिकेट में, खास तौर पे ओडीआई वर्ल्ड कप की पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी 50 ओवर पूरे खेलने में बैटिंग में, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो इम्प्रूवमेंट नजर आई है, और उसका रिजल्ट भी हमें ये नजर आया है कि पाकिस्तान ने वनडे मैचेस अभी रिसेंट पास्ट में जितने भी खेले हैं वो ज्यादातर जीते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग मेरे ख्याल में इतना बड़ा कंसर्न नहीं है जितनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग है वो इस तरह से मीडियोकर बॉलिंग हो रही है कि ऐसे लगता है कि कोई इंटरनेशनल बॉलर्स नहीं, क्लब क्रिकेटर्स बॉलिंग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप हर बार 300 साढ़े 300 रन खा लें और ये एक्सपेक्ट करें कि आप चेस कर लें। आप हर मैच में 300 साढ़े 300 रन नहीं चेस करेंगे। ऑब्वियसली बॉलर्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा बैट्समैन को, और कोशिश करनी पड़ेगी कि अगली टीम को कम से कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे, तभी आई थिंक पाकिस्तान आगे फर्दर मैचेस जीतेगा। अहमद, सलमान की सिलेक्शन पर पहले तो बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे थे, क्या इस इनिंग्स ने उन पर होने वाली जो तनकीद था उसका जवाब दे दिया है, आपको लगता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सलमान अली आगा पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क था, और अगर कोई सलमान अली आगा की सिलेक्शन पे सवाल उठा रहा था तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि सलमान अली आगा की टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में जिस तरह की रिसेंट पास की परफॉर्मेंसेज हैं वो हम सबके सामने है, और उसकी तो जगह बनती थी, और उसकी परफॉर्मेंसेज की बेस पे ही उसको वाइस कैप्टन बनाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। हाँ, परफॉर्मेंसेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन आई थिंक सलमान आगा ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जो इंक्लूजन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे उसमें किसी भी किस्म का सवाल था या होना चाहिए। और अगर कोई सवाल था भी तो उसने अपनी जो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस है उससे भी जवाब दे दी है, और आज वाला जो मैच है उससे भी वो जवाब दे देगा। तो सलमान अली आगा को अगर हम देखें तो एक इस वक्त वाहिद ऐसा प्लेयर है जो आपको हर तरह से परफॉर्म करके दे रहा है। वो बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं क्लिक कर जाता है, फील्डिंग उसकी आउटस्टैंडिंग है, बैटिंग उसने जिस तरह से की है आई थिंक वो ना सिर्फ मिडिल ऑर्डर के में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बैकबोन बन के सामने आया, बल्कि पाकिस्तान में जो एक पावर हिटर की कमी है उसको भी काफी हद तक फुलफिल कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इतनी मौसर नजर नहीं आई, क्या आप समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक तशवीशनाक पहलू है? देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग सिर्फ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बुरी नहीं थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उससे भी बुरी थी। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान, अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी बैटिंग इस वक्त क्लिक कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि लास्ट मैच में आपने 350 चेस कर दी है, दैट डजंट मीन कि अब आप हर मैच में ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी बैटिंग आपको 300 साढ़े 300 चेस करा के वो मैच जिताएगी। बॉलर्स को भी डिलीवर करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि बॉलर्स इतनी जो है वो मार खाएं और इतनी उनकी कुटाई हो जाए कि 300 साढ़े 300 हर मैच में लगने शुरू हो जाए और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि बैट्समैन हमें मैच जिता देंगे। बॉलर्स को भी डिलीवर करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की टीम के ये जो बॉलर्स हैं ये कोई आज नए टीम में नहीं है, ये पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है और काफी अरसे से पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल सीरीज वगैरह। सो इनको बेहतर आइडिया है बनिस्बत जूनियर प्लेयर्स के कि किस तरीके से हमने डिलीवर करना है, कंडीशंस का भी अच्छे तरीके से आइडिया है। आई थिंक जो एक मेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंसर्न है वो एक तो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग है, क्योंकि वो जब तक शुरू में 1-2 ओवरों में बॉल नया रहता है तब तक वो इम्पैक्टफुल साबित होता है। जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना होता है तो उसको इतनी मार पड़ती है कि वो कंट्रोल में ही नहीं रहती मार उसकी। फिर नसीम शाह है, उसकी तो ना स्विंग नजर आ रहा है, ना उस तरह से पेस नजर आ रही है, ना लाइन नजर आ रही है। हारिस रऊफ को आप देख लें,
वो तो मेरे ख्याल में बस T20 के ही बॉलर है, 4 ओवर करता है, 5वें ओवर में हारिस रऊफ को पता नहीं क्या हो जाता है कि उसे 5वां ओवर ही नहीं किया जाता। फिर लिया है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और आज के दौर में ख़वातीन भी मुआशी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, जहाँ दही इलाकों की बासलाहियत ख़वातीन अपने घरों में दस्तकारी के मुनफरिद नमूने तैयार करती हैं। उनके हुनर को कौमी और बैन अवी सतह पर पहचान मिल रही है, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं, बल्कि इसे तय करने के लिए कई चैलेंजेस और मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। कारोबारी दुनिया में ख़वातीन को सरमायाकारी के मसाइल, मार्केट तक महदूद रसाई, सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकफियत जैसे चैलेंजेस दरपेश होते हैं। इसके बावजूद अगर इन्हें सही प्लेटफॉर्म, माली मुआवनत और रहनुमाई दी जाए तो वो न सिर्फ अपने कारोबार को कामयाब बना सकती हैं, बल्कि दूसरी ख़वातीन के लिए भी राहें हमवार कर सकती हैं। आज हम इन तमाम पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ख़वातीन इन चैलेंजेस को मौक़े में बदल सकती हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारी ख़ास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें बानी वुमेन्स पाकिस्तान एमन समी खान साहिबा आज हमारे साथ हैं। एमन, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। सबसे पहले जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको बताएं। आपने मुझे बताया कि आप लेक्चरर भी हैं और फिर आप साथ में ये काम भी कर रही हैं। किस तरह से ख्याल आया कि नहीं, आप इतना पढ़ने के बाद आपको इन ख़वातीन के लिए काम करना है जो कि देहात से जिनका ताल्लुक़ है? अच्छा, मेरे प्लेटफॉर्म जो था मैंने 2017 में इस्टेब्लिश किया था। अच्छा। जब ख़वातीन जो रूरल और अर्बन एरियाज़ की भी हैं, जिनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था कि वो एक बिज़नेस तो बना लेती थी बट उसको मार्केट करना नहीं आ रहा था और कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जो उनको मार्केट कर सकें, तो मैंने एक कम्युनिटी बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैं फेसबुक पे रन कर रही हूँ। अच्छा। तो उसमें मैंने उनको सिखाया कि किस तरह से बेचना है, क्योंकि मेरा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड था शुरू से। तो जब उनको मैं सिखाती गई एज ए मेंटोर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनके इस प्रोडक्ट में बेहतरी आई, सेल होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा हम एक फेसबुक कम्युनिटी बना लेते हैं, आप वहाँ एक लाइव सेशन करेंगी तो मल्टीपल लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। एक एक बंदे को कंसल्टेंसी देना ज़रा मुश्किल है और उस वक्त मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी सफ़र कर रही थी। तो मैंने जब वो कम्युनिटी बनाई तो विद इन लाइक फ्यू मंथ्स उस पर लोग आते गए और अब हम जो है 50,000 क्रॉस कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान। मतलब और बड़ा अच्छा आइडिया है कि आपने सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है जी, वो पॉजिटिवली आपने यूज किया। और वो प्राइवेट ग्रुप है सिर्फ खवातीन के लिए। ठीक है। और फिर दही इलाकों की जो खवातीन है उनके तैयार करदा जितने भी रिवायती और जदीद तर्ज के दस्तकारी के नमूने होते हैं, उनको आप ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके इस तरह से किया कि जो आपको पता है कि मिडिल मैन जो होता है वो जो खवातीन से बनवा रहे होते हैं, दे चार्ज अ लॉट और वो फिर बहुत मार्केट ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह से काम करना शुरू किया कि देहाती इलाकों में मैं गई और वहाँ मैंने अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनवाना शुरू कर दिए जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। अच्छा। और अब वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ईद पे। हम इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब दोनों जगहों पे काम कर रहे हैं। हमारे सेटअप्स लग चुके हैं और वो प्रॉपर हमारी अपैरल है, उसमें क्लोथिंग एसेसरीज हैं, वो सब हम ना अपने वुमेन्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लॉन्च करेंगे और हमारी वेबसाइट पे भी वो लॉन्च। ठीक है। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर जो है उनका किरदार किस तरह से देख रही हैं आप आजकल के इस दौर में? मुझे बहुत तरक्की लग रही है इस काम में, क्योंकि अब हर बंदे को जो है ना एक अर्निंग चाहिए। अब वो वाला दौर चला गया कि एक कमा रहे और 10 बंदे बैठ के खा रहे हैं। अब खवातीन खुद भी बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत पॉजिटिवली ये कर रही हैं। और क्योंकि अब उनके लिए क्योंकि हमने इसके लिए मौके जो है उन्हें फराहम करें कि वो घर में बैठ के भी कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि एक खातून के ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर शादी हो जाए तो फिर बच्चे और उसका घर, तो प्रायोरिटी फैमिली ही होती है। फिर उसमें हम ये करते हैं कि आप घर में बैठ के जो आपको आते हैं, बेकिंग करती हैं खवातीन, कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो उनको भी हमने प्लेटफॉर्म दिए हुए कि जिनको होम कुक चाहिए, घर में किसी का बर्थडे हो रहा है तो एक बहुत हाइजीन केक चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छे और मुनासिब कीमत में उनको मिल जाए। मतलब आप हर तरह से, ये नहीं कि कोई कपड़े हो गए, कपड़े, ज्वेलरी, एवरीथिंग इनफैक्ट के सर्विसेज भी, जो होम बेस्ड सैलून्स होते हैं जो घरों में जाके करते हैं, हमारे पास वो लोग भी हैं। अच्छा, तो आप अकेली इसको रन कर रही हैं? आप ऑनलाइन? नहीं, मेरे पास टीम है पूरी। मेरे पास टीम में कितने आपके मेंबर्स हैं? टीम में मेरे पास 10 मेंबर्स हैं और 10 की 10 खवातीन ही हैं। और सारे सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन ही सारे सबको आप मैनेज कर रहे हैं? मेरे पास ऑफिस भी है और हम अपना रिमोट भी। ऑफिस में किस तरह से, अब जो खवातीन है जिनका दही इलाकों से ताल्लुक है, आपकी टीम वहाँ पे जाती है, उनको अप्रोच करती है? उनको ऑनलाइन तो जाहिर है उनको नहीं एक्सेस होती है, किस तरह से मतलब उनको आप हम उनको थ्रू जाते हैं, ट्रेन करते हैं और उनको समझाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट्स कस्टमाइज चाहिए। फिर हमारी टीम उनके पास
विद इन 15 डेज चक्कर लगाती है और उन्हें समझाती रहती है, एंड प्रोडक्ट तैयार करके हम फिर मार्केट में ले आते हैं आप, बिल्कुल, और फिर आप वो डिलीवर करवा दें, मार्केट में उसको सप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उनका एक बड़ा मतलब वो आपके साथ हैप्पीली काम कर रही हैं क्या? उनका क्या फीडबैक है, रिस्पांस कैसा है उनका? एक्चुअली जब हमने उनसे काम करने की बात की तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी इस मामले में, और क्योंकि बड़े फ्रॉड होते हैं इसमें, पता है आपको? मैंने आपको बताया ना, थर्ड मिडल मैन जो है, उनको पैसे बड़े कम दिए जाते हैं, बड़े सस्ते रेट्स में चीज़ उठा के, और फिर आगे जाके तो वो आपको पता ही है, हाथ की बनी है जो अशिया, कढ़ाई होती है, शॉल्स होती हैं, ये कपड़े इवन हमारे जो होते हैं इतने महंगे महंगे मिलते हैं, लेकिन आप किसी दही इलाके में मुल्तान साइड पे इधर चले जाएं तो वहाँ पे तो वो बेचारी बताती हैं कि हम तो बड़े, हमसे तो इतने में खरीदा है, उजरत ही सही नहीं देते उनको। हाँ। बिल्कुल ऐसी हमने ये उनसे जब हमारी डिस्कशन हुई तो बड़े उन्होंने हमें अपनी स्टोरीज बताई, तो हमने उनको ये बोला कि हम एक नॉर्मल प्राइस पे इसको सेल करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा आपको, हम जो बनवा रहे हैं उसका तो पे कर रहे हैं, जो आपकी मेहनत है। हाँ। और जो प्रॉफिट होगा हम उसमें से भी आपको शेयर करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपके बच्चे अच्छा पढ़ सकेंगे। हाँ। आपका एक लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा, खाना पीना ये सारी चीज़। तो आपने अपने सफ़र की जो शुरुआत थी एमन, वो किस तरह से की? कोई ख़ास लम्हा था जब आपने फैसला किया कि आपको इस काम को आगे बढ़ाना है? मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त मैंने आपको बताया कि मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी सफ़र कर रही थी। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मुझे इल्म अल्लाह ने दिया हुआ है और जो मैंने हासिल किया हुआ है मैं लोगों तक पहुँचा दूँ उसको, ताकि मेरे बाद किसी को ऐसा ना लगे कि मुझे ऐसा गिल्ट फील ना हो कि मैंने कुछ किया नहीं लोगों के लिए। तो वो एक करते करते ऑर्गेनाइजेशन बन गई। सारा काम नियतों का ही होता है। अच्छा, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ तक आपकी टीम को अप्रोच है, और लोग ख़वातीन जो हैं, कौन कौन से जहाँ की ख़वातीन आपके साथ काम कर रही हैं, आपको प्रोडक्ट्स बना के देती हैं और आप फिर आगे? हमारे पास बहुत सारे इलाकों की ख़वातीन हैं। हमारे पास भावलपुर की हैं, मुल्तान की हैं, हमारे पास लिया की ख़वातीन हैं, हमारे पास बिटशा से लोग हैं, हाला से लोग हैं, हमारे पास हुंजा गिलगित के लोग हैं, सवात में लोग हैं, हमारे पास चित्राली ख़वातीन भी हैं। तो अब हम वो डिफरेंट तरीक़ों से उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करके लॉन्च करने वाले। ठीक है। और ज़्यादा प्रेफरेंस जो है मार्केट में वो किस चीज़ को दी जाती है? मतलब कपड़ों को, शॉल्स को, बैग्स होते हैं, ज्वेलरी होती है। आप खुद खातून है, आपको पता है कि क्लोथिंग है ना। आप बताएं। कपड़े तो जितने हो ख़वातीन के पास कम है, होते ही नहीं है ना जब कहीं जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कारोबारी दुनिया में अगर ख़वातीन की हम बात करें तो किन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा और अभी तक आप उन चैलेंजेस को फेस कर रही हैं? मुझे लगता है ख़वातीन के लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ कम भी हैं, और ख़वातीन पे पूरे जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। और उसके बाद जो है हमारे पास एक प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं है। अगर एक बंदी आज ये फैसला कर ले कि मुझे घर से काम करना है, तो मेंटोरशिप क्या है उसके लिए? कौन उसको गाइड करेगा? कोई भी नहीं। तो इसीलिए हमने वुमेन्जा का प्लेटफॉर्म बनाया कि अगर आपने सोच लिया है कि हमें कुछ करना है, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपकी बिजनेस काउंसलिंग भी करेंगे, हम आपकी मेंटोरशिप भी करेंगे। वुमेन्जा इस वक्त इनक्यूबेशन का भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन का आजकल बड़ा ज़माना है ना, सोशल मीडिया का ज़ाहिर है, तो कोई सोशल मीडिया या ऑनलाइन का काम सीखने के लिए भी आपके साथ ख़वातीन आती हैं, बच्चियाँ ख़ासतौर पे लड़कियाँ, जो कि वो कहती है नहीं हमें ये भी सीखना है, हमें इस तरफ ही आना है, हम आपकी टीम का हिस्सा बन के आपको हेल्प आउट करते हैं? इसके लिए हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन की हुई है। अच्छा। जो उनको डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन सिखा रही है, और वो सब ऑनलाइन। ठीक है। दही इलाकों की जो ख़वातीन हैं वो अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं अगर, तो आपने कहा कि आपकी टीम वहाँ पे जाती है, वो तो प्रोडक्ट्स के लिए हो गया ना। जो ऐसी ख़वातीन हैं जो वाकई इस तरफ आना चाहती हैं कि आप उनको हेल्प करें, तो किस तरह से अप्रोच कर सकती हैं? आप बहुत ही आसान है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी जाएं और वुमेन्जा पाकिस्तान टाइप करेंगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, सुन लें आप, क्या आप वुमेन्जा पाकिस्तान आप टाइप करें तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे कोई मतलब आपको है कोई सपोर्ट, आप क्या कहना चाहती हैं? गवर्नमेंट पे हमें सपोर्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। हमारी बिल्कुल बात चल रही है, हमारी पंजाब में भी बात चल रही है, हमारी सिंध में भी बात चल रही है, और मोर और लेस वो हमें सपोर्ट करते ही हैं। बट अब हमें एक बड़ा एग्जीबिशन करना है लाहौर में और कराची में, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की भी चाहिए, और जितने लोग हमें देख रहे हैं सबकी भी चाहिए। हम जितना ज़ाहिर है, हम तो ख़वातीन के लिए क्या, हम हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है हम हर एक के लिए काम करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। आप एग्जीबिशंस या कोई नुमाइश अभी तक आपने की है, कोई हम स्टॉल्स लगाए हो? 30+ एग्जीबिशंस कर चुके हैं। हमने लास्ट ईयर लाहौर में भी की है, और DHA इवेंट्स एंड हॉल में। अच्छा। और बहुत सक्सेसफुल रही।
जबरदस्त रिस्पांस आता है। बिल्कुल अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह। प्रोडक्ट्स भी अच्छी होंगी। बहुत शुक्रिया जी एमन, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, ये वो एमन वो खातून है जो कि दही इलाकों की जो खवातीन जो कि हाथ से अपनी बनी हुई जो हमें खालिस अब जो चीज़ें बनाती हैं, प्रोडक्ट्स जिनमें कपड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है, बैग्स भी है, हर तरह की चीज़ें हैं। इवन दैट वो बता रही थी कि अगर कोई अच्छी कुकिंग करती है तो उनको भी हम प्रमोट करते हैं। तो ऐसी खवातीन जो अभी देख रही हैं, सुन रही हैं, जो कि दही इलाकों से ताल्लुक़ रखनी है, वो इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और ये उनके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए खेलों के मैदान में एक बड़ी खुशखबरी ये है कि जहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी की तैयारियां अरूज पर हैं, वहीं पर हॉकी के शायकीन के लिए भी एक ज़बरदस्त मौका फ्राहम किया गया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल हॉकी लीग का आगाज़ हो चुका है, जो पाकिस्तान में हॉकी की बहाली के लिए एक संग मील साबित होगा। इस इब्तिदाई तकरीब में चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की और इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में खेलों, खास तौर पर हॉकी को वापस इसकी खोई हुई अजमत दिलाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, जो लीग है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इसमें जर्मनी और हॉलैंड के मारूफ हॉकी क्लब्स भी शिरकत कर रहे हैं, जिसका इनेकाद किया जा रहा है लाहौर में, जिनमें जर्मनी के विज़डॉन हॉकी क्लब और हॉलैंड के HGC क्लब शामिल हैं। इब्तिदाई मैच इन दोनों टीमों के दरमियान खेला गया, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद थे। इस लीग का बुनियादी मकसद न सिर्फ पाकिस्तान में हॉकी के खेल को फ़रोग़ देना था, बल्कि मकामी खिलाड़ियों को बैन अक़वामी टीमों के साथ खेलने का तजुर्बा भी फ्राहम करना था। राना मशहूद अहमद खान ने अपने खिताब में इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत ने पाकिस्तान के मस्जिद को मुस्तहकम करने के साथ साथ खेलों की बहाली पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी है। और इस मौके पर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि रमज़ान मुबारक के बाद टूर डी पाकिस्तान साइकिल रेस का इनेकाद किया जाएगा। टूर डी पाकिस्तान साइकिल रेस, जिसका इनेकाद अब रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के बाद होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में खेलों के कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर भी उजागर होगा। ये तमाम तर सरगर्मियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि हुकूमत और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों के लिए बेहतरीन मौक़े पैदा करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। तो जी, हॉकी को फ़रोग़ दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, दीगर खेलों के साथ साथ भी, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, इसकी तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी हैं। और इसके बाद अब हॉकी जो है, इसके लिए भी हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ फोकल पर्सन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और साबिक़ ओलंपियन ख्वाजा जुनैद नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा जुनैद साहब आपके वक्त के लिए। ख्वाजा साहब, बड़ा ही खूबसूरत इक़दाम है जी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हॉकी की बहाली के लिए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत मज़ीद क्या किया जा रहा है इसके फ़रोग़ के लिए? जी, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक सोच है कि यूथ को एंगेज किया जाए और थ्रू एक प्रॉपर एक्टिविटी के, तो ये उसी का एक पस मंजर है कि आप देखें कि आज उनकी जो विजन है राना मशहूद साहब के जरिए, जो चेयरमैन टैलेंट हंट के हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हॉलैंड और जर्मन की टीम्स आज इधर आके खेल रही हैं और हमारी यूथ जो है कमोबेश 50 के करीब ऐसे बच्चे जो पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट किए गए हैं और वो यहाँ पर खेल रहे हैं, और ये बच्चे इसी तरह जाके जर्मन और हॉलैंड में भी खेलेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, इंटरनेशनल हॉकी लीग का इनेकाद जो है पाकिस्तान में हॉकी के मुस्तकबिल के लिए कितना ज़रूरी समझते हैं आप? देखिए, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि पिरामिड की 2 साइड्स होती हैं, एक ग्रास रूट लेवल और एक टॉप साइड। ग्रास रूट पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन हम कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तो टॉप साइड ऑफ द पिरामिड से आप इंटरनेशनली स्टार्ट करेंगे तो चीजें जल्दी ग्रो होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पूरा फोकस है कि हम दोनों साइड से स्टार्ट किया हुआ प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट, और इसमें मैं पंजाब पुलिस को बहुत क्रेडिट दूंगा, आईजी उस्मान अनवर साहब को और उनके जो कुलीग है महबूब लीला साहब, स्पेशली अलमारा फाउंडेशन के जरिए से, कि आज आप देखेंगे स्टेडियम में आफ्टर मैं कहता हूँ 94 के बाद इतनी तादाद में दुनिया आई हुई है। तो ये वो चीजें हैं जो हॉकी के रिवाइवल में अहम किरदार अदा करेंगी। ठीक है ख्वाजा साहब, नौजवान खिलाड़ियों को बैन अक़वामी मयार के मुताबिक तरबियत देने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? क्या मुस्तक़बिल में मज़ीद बैन अक़वामी हॉकी टीम्स जो हैं पाकिस्तान में मदऊ करने पर भी जो मनसूबा है, इस पर भी गौर किया जा रहा है? कोई प्लानिंग है ऐसी आपकी?
देखें जी, सबसे पहले जो हमारे प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, हम इनकी जॉब्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कॉलरशिप्स में टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, और यही हमारा फोकस है कि हमारी कम्युनिटी में बैलेंस आए, बच्चों को एजुकेशन मिले, जॉब्स मिले, और देन वो इंटरनेशनली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और जाके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के परचम को भी बुलंद करेंगे। ठीक है ख्वाजा साहब, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत हॉकी के अलावा जो दीगर खेल हैं, क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से? जी देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सिमल्टेनियसली हमने 16 गेम्स को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, और वो तमाम 16 गेम्स के ऊपर वर्क हो रहा है, और हर जगह इस पर बॉक्सिंग, फुटबॉल, सब चीज़ों की जो है ना वो इस पर इनॉग्रेशन हो चुकी है। लेकिन इंटरनेशनल जो है सिर्फ हॉकी है। हम तमाम 16 खेल के अंदर इंटरनेशनल टीम्स को ला रहे हैं, ताकि इस मुल्क में जो कि पूरी दुनिया में स्पोर्टिंग कंट्री से नाम से मशहूर है, वो दोबारा रिवाइव हो और पाकिस्तान का नाम एक बार फिर बामी अरूज पे पहुंचे। ठीक है, पाकिस्तान में हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मजीद क्या क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, मैं समझता हूँ जब लास्ट गवर्नमेंट थी तो उस वक्त मैं क्रेडिट दूंगा हनीफ अब्बासी साहब को, जिन्होंने एस्ट्रोटर्फ का पूरे पंजाब में जाल बिछा दिया था। इसी तरह इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, हमें सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए इंटरनेशनल लेवल की। अगर हम तमाम खेलों के अंदर ये चीजें ले आएंगे तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान का नाम सिर्फ अरशद नदीम नहीं, आपको अरशद नदीम की तरह के सैकड़ों लोग नजर आएंगे जो पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के लाएंगे। ठीक है ख्वाजा साहब, हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनको माली मुआवनत और रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से क्या किया जा रहा है? इस पर भी कोई किया जा रहा है काम? देखें, इसका एक जामिया प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है, और इसके ऊपर जैसे मैंने अभी कहा कि जो बच्चे भी थ्रू प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट के सिलेक्ट हो रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान में 25 स्पोर्ट्स के ऊपर ट्रायल लिए जा रहे हैं, और हमारी बड़ी जो मैं समझता पुख्ता जो टीमें हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो उन बच्चों को सिलेक्ट करके ला रही हैं, और जो बच्चे भी इसमें सिलेक्ट होंगे तो उनके लिए हम जॉब्स, जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे उनको फ्री एजुकेशन, और जैसे इक्विपमेंट की सपोर्ट, और इंटरनेशनल जैसे टीमें खेली हैं। हमने लीग के अंदर भी अभी हमारे अप्रैल में 20 बच्चे जो है जर्मनी में जाके इंटरनेशनल हॉकी लीग खेलेंगे। तो ये मैं समझता हूँ वो मौके हैं जो हमने अपनी यूथ को फराहम करने हैं, ताकि वो एक मुस्बत पहलू की तरफ तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ थे, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और साबिक ओलंपियन, और बता रहे थे कि किस तरह से हॉकी के फ़रोग़ ना सिर्फ बल्कि टूर डी पाकिस्तान और खेलों का जो बेसिकली फ़रोग़ है उस पर ध्यान दिया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और उसका क्रेडिट जो है ज़ाहिर है वो शहबाज हुकूमत को जाता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ, तो आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है नाज़रीन जो माहौलियाती तब्दीलियों के शदीद असरात का सामना कर रहा है। इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग, शदीद मौसमी तगय्युरात, बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी और कुदरती वसाइल की कमी जैसे चैलेंजेस मुल्क की तरक्की को मुतासिर कर रहे हैं। इन्हीं मसाइल को आलमी सतह पर उजागर करने और पाकिस्तान के लिए मुस्बत इक़दामात की राह को हमवार करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कम उम्र तरीन खैर सगाली सफ़ीर अलीज़ा अयाज एक मुअस्सर आवाज़ बन चुकी हैं। अलीज़ा अयाज ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी और इसके सेहत पर पड़ने वाले असरात के बारे में शाउर उजागर कर रही हैं अलीज़ा, और उन्होंने मुख्तलिफ आलमी फॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए माहौलियाती आलूदगी, प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी, ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ और पायदार तरक्की पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अलीज़ा अयाज आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अलीज़ा अयाज से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है। अलीज़ा, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। बताइएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज जो है इस वक्त पूरी दुनिया में फेस करना पड़ रहा है, पाकिस्तान में कौन कौन से अवामिल हैं जो ज़्यादा इसको मुतासिर करना है? आई थिंक पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम काफ़ी तरह फेस हो रही है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को, ख़ास तौर पे वुमेन को और यंग किड्स को। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा एक फैमिली यूनिट है उन पे जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो फूड वेस्ट की वजह से हो या फिर ब्रेड विनिंग हो, तो वो सब प्रेशर वुमेन पे आ जाता है। जब आप कराची, लाहौर जो मेन सिटी सेंटर्स हैं उनसे आप कुछ ही मीलों दूर जाएंगे तो आप ये देखेंगे जो हीट वेव्स का असर है वो 10 गुना ज़्यादा है। लोगों के पास पानी नहीं है पीने को, अपने एग्रीकल्चर को उगाने की उनके पास फसलें इनफ नहीं होती, तो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। ठीक है, अलीज़ा ये भी बताएं पाकिस्तान में फ़िज़ाई और पानी की आलूदगी जो है वो किन बड़े मसाइल को इस वक्त जन्म दे रही है?
आई थिंक सबसे ज़्यादा तो ये कि हेल्थ काफ़ी बीमारी हो रही है, इन्फेक्शन डिजीज़। तकरीबन 70% जो इन्फेक्शन डिजीज़ हैं नए, वो इसलिए हैं क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो फॉरेस्ट काट रहे हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन की वजह से आप बोलने कि क्लाइमेट चेंज का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उससे फिर जो ना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ऑक्सीजन कम होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन। तो ये जो पूरा साइकिल है एक नेचुरल इकोसिस्टम, वो डिस्ट्रॉय होता है। आप देख लें कि डेंगू, मलेरिया, कॉलरा जैसी बीमारियाँ सब क्लाइमेट चेंज के ही डायरेक्ट इफेक्ट। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये जाहिर है, जो हम जिस हवा में, जिस ऑक्सीजन में हम सांस ले रहे हैं, इसमें जो हमारे अंदर मतलब फिर हम जो पानी पीते हैं, जितनी आलूदगी बढ़ती चली जा रही है शहरों में, तो ख़ास तौर पे ज़्यादा इसकी रेशो नहीं है। आपकी रिसर्च क्या कहती है? मेरी रिसर्च ये कहती है कि शहरों में सबसे ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट्स मेंटल हेल्थ पर हैं क्लाइमेट चेंज के। इको एंग्जाइटी बाकायदा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हर नौजवान में है, हर पॉपुलेशन सेगमेंट में, हर कॉन्टिनेंट में इस दुनिया के। तो पहले तो आप देखें, अगर 5 साल पहले भी आप रिवर्स कर लें तो इस तरह की एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते थे, उस पर कोई साइंटिफिक नेम नहीं था, बट अभी क्लिनिकली अप्रूव्ड है। और अगर आप इन तरह के शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो रोज़ाना के स्ट्रेस फैक्टर में काफ़ी काउंट करती है। अच्छा अरीज़ा, हमें ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जो है, मौजूदा हुकूमती पॉलिसीज़ अभी जो बनाई जा रही है, इस पर जो काम किया जा रहा है गवर्नमेंट सतह पर, वो काफ़ी है या और भी काम करने की ज़रूरत, क्या किया जाना चाहिए? आई थिंक जब पॉलिसीज़ बनाने का वक्त आता है तो पाकिस्तान अच्छा खासा अटेंशन पे करता है, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनती हैं। मसला तब होता है जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, और वो मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तमाम कंट्री स्ट्रगल कर रही हैं। पाकिस्तान का खास तौर पे चैलेंज ये है कि हमारी काफ़ी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, कभी हेल्थ के प्रॉब्लम्स, कभी नेचुरल डिजास्टर्स, कभी इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज। ठीक है, आपके ख्याल में बताइएगा, प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो बहुत हार्मफुल है हम सब के लिए, इस पर किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, किस तरह से हम काम कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सा लेती है आप जैसे लोगों के साथ मिलके, तो आप किस तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये एम्फसाइज करना चाहूँगी कि प्लास्टिक वाकई में हार्मफुल है। आई थिंक अभी भी ये कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारी सोसाइटी में। जो आपकी पकोला की बॉटल है, इट विल सर्वाइव योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड किड्स, वो जो ना कभी डिटोरिएट नहीं होगी, सालों लग जाएंगे, सदियों लग जाएंगे। तो इसे कम करने के लिए आपके जो डेली यूजेस हैं प्लास्टिक्स, उसे कम करें। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, यू डोंट नीड दैट, यूजेबल बॉटल यूज़ करें। जब आप शॉपिंग सेंटर जाते हैं अपना कोई रिसाइकलेबल टोट बैग लेके जाएं, कोई शॉपिंग बैग जो बार बार आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इनकी आदतों को फिक्स करेंगे और तो प्लास्टिक के बर्तन जो हैं वो हर घर में बहुत ज़्यादा उसका ट्रेंड चल पड़ा है, और प्लास्टिक के बर्तन, क्रॉकरी को भी इस तरफ ही आ गए हैं कि हम बजाय की वजह से पुराना होता था, मिट्टी के बर्तन होते थे, बिल्कुल उस तरफ जाने के बजाय प्लास्टिक को ज़्यादा वो। अच्छा ये भी बताइएगा, शहरी इलाकों में जैसे मैंने पहले बताया कि आलूगी बहुत ज़्यादा है जी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए शहरों में? चूँकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, गाड़ियों का धुआं होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, क्या किया जाना चाहिए? सबसे बड़ा जो इफेक्ट लाएगा वो है कि जो हमारे कार्स के इंजन हैं उन्हें इलेक्ट्रिक तौर पे लेके आएँ, बट दिस इज़ अ बिग चेंज, ये आसान काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वहीं से हो रही है। फिर जो नंबर 2 सेगमेंट है वो ये है कि इट इज़ इनडायरेक्ट फॉसिल फ्यूल बर्निंग, चाहे वो इंडस्ट्री से धुआं हो या फिर अगर आप क्रॉप्स या अपने उन्हें जो ना बर्न करते हैं। तो अगर इन दोनों चीज़ों को आप देखे जाए कि उस पर टेक्नोलॉजी का भी हाथ है और पॉलिसी का भी हाथ है, तो फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़र्क। आपको ख्याल कैसे आया जी? क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं, चाहे लड़कियां हो लड़के हों, उनका ज़्यादातर कोशिश होती है कोई डिज़ाइनर बनता है, फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ ज़्यादा आपका फोकस होता है, फिर आप सोशल मीडिया है कुछ इस तरफ आ जाते हैं, डिजिटल मीडिया की तरफ। आपको क्यों लगा कि नहीं मुझे ये इसी फील्ड की तरफ आना है और यही काम करना है मुझे? बिल्कुल, मैं ये ज़रूर एम्फसाइज़ करूँगी कि मेरी जनरेशन के लिए बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस मौजूद है। हमारे पास कम टाइम है, अपने फ़ोन पे बहुत टाइम गुजारते हैं, और काफ़ी हम लोग सेल्फिश भी हैं, हमें अपने करियर पे फोकस करना है। इट इज़ टफ कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ में, बट देखा जाए तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में हुई है, और अम्मी अब्बू ने हमेशा एम्फसाइज़ किया है कि दीन के लिहाज से भी आप देखें, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए, कि आपके क्या असरात हैं, इस दुनिया का ख्याल रखना। तो आई थिंक उस हिसाब से एक काफ़ी बड़ी मोटिवेशन थी। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा कि पाकिस्तान में नुमाइंदगी करते हुए आपको किन माहौलियाती मसाइल को आपने देखा है कि ज़्यादातर हमें फेस करने पड़ रहे हैं?
कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, आई थिंक डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज की बड़ी प्रॉब्लम है माहौलियाती आलूदगी, उससे आप इंडिविजुअलाइज कैसे करें, यानी हर सिटीज़न से आप ताल्लुक़ किस तरह इस्टेब्लिश करें। अक्सर ये सोचा जाता है कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, साइंटिस्ट की प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम है, बट सच्ची बात ये कि हर बंदे का इससे ताल्लुक़ है, चाहे आप लॉयर हो, न्यूज़ एंकर हो, या फिर गेस्ट स्पीकर हो, या इवन एक्टर हो। तो सबसे पहले तो आपकी आवाज़ जो है ना, अवेयरनेस और एजुकेशन। फर्क क्या देखा है आपने बाकी कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में? यहाँ पे हमारी गलियाँ, हमारी सड़कें, हमारे पार्क्स, मतलब क्या देखती हैं आप कि हमारे लोग जो है उस तरह से नहीं है जो काम करते जिस तरह से कर रहे हैं? मतलब अब हम किसी पार्क में भी जाते हैं और किसी भी पब्लिक पॉइंट पे चले जाते हैं, अगर हम कुछ खाते हैं तो उसका रैपर हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर कोई बॉटल अगर हमने कोई जूस पिया है मन, तो उसका डब्बा भी हम ऐसे फेंक, बजाय कि उसको किसी डस्टबिन को ढूंढें, डस्टबिन में जाके उसको वहाँ पे फेंके। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कितने वेल मैनर्ड होते हैं। यहाँ पे काम होना इस लेवल पे, क्योंकि हर किसी को अपने तौर पे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ जो है ना गवर्नमेंट के खाते में डाल देते हैं कि नहीं, हुकूमत ने ये काम करना है। सही बात है। आई थिंक ये बहुत एक ब्लेम गेम खेलते हैं हम लोग। तो फ़र्क मेरे लिए यही है कि एक सोसाइटी एटिकेट, एक कॉमन सेंस कि अगर आपने कुछ खाया है तो डस्टबिन वही आप वहाँ फेंक दो, बट जो भी है कि अब ये कि यहाँ पे हर जगह फेंक देते हैं। हम गाड़ी में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे होंगे, हम देख रहे होंगे आगे वाली गाड़ी से कोई वो खा पी के वो कीनोई आप दायरे आजकल के जी अनफॉर्चुनेटली सीजनल फ्रूट वो खा के गाड़ी से उसके छिलके बाहर फेंक देंगे। क्या आप फिर कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सड़कें जो है वो साफ नहीं है, गलियाँ साफ नहीं है? इनको साफ हम ही ने रखना है ना। आप सही कह रही हैं। तो वहाँ के लोग बड़े वेल मैनर्ड होते हैं, क्या होते हैं? देखिए सब नहीं होते, बट जब एक थ्रेशोल्ड होता है, जब कुछ लोग करते हैं तो और लोग करने लगते हैं। जब गवर्नमेंट फाइन्स करती, रेगुलेशन करती, जो कि एम्फसाइज करते हैं, तो बोथ इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट का फ़र्क आता है। तो और पाकिस्तान में यही गैप है कि इंडिविजुअल्स में इतना एटिकेट नहीं है और जो गवर्नमेंट है वो उस पर कुछ एम्फसाइज नहीं कर रही, रेगुलेशंस नहीं है। जैसे कि बिन्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, रिसाइकलिंग बिन्स। ठीक है। तो गवर्नमेंट को की तरफ से किस तरह की सपोर्ट है आपको जो आप काम कर रही हैं? अभी तो आप बहुत यंग है, खैर आपने बहुत आगे जाना है और भी काम करना है, तो अभी तक क्या सपोर्ट मिली है आपको? आई थिंक सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट, वर्ड्स ऑफ मोर इंकरेजमेंट। तो उसमें यही है, वो काफ़ी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि मैं जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसमें मैं अपना इनपुट दूं। और सबसे ज़्यादा ये कि ग्राउंड वर्क में मैं जब जाती हूँ तो जो रियल इंटरव्यूज़ होते हैं, एक्सपीरियंसेस, वो मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, ताकि यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में लोगों को एहसास हो कि पाकिस्तान किस तरह सफ़र कर रहा है। तो उनकी टीम भी आती है पाकिस्तान में आपके साथ? ऐसा जी अक्सर टीम आती है। तो वो जब काम करते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, आपको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मुझे कहते हैं कि इतनी छोटी सी हो, यहाँ क्या कर रही हो, तो हमेशा ये सवाल ज़रूर उठता है। तो फिर जब बताना पड़ता है कि नहीं, दिस इज़ माई क्रेडेंशियल्स और मैं इस हिसाब से काम कर रही हूँ, तो फिर उन्हें यकीन आता है कि अच्छा वाकई में कोई रोल है प्ले करने का। तो अभी भी इवन तो काफ़ी साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में, अभी भी ये स्ट्रगल है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर के तौर पर आप काम कर रही हैं, तो इतनी कम उम्र में ये तजुर्बा आपका कैसा रहा है? आई थिंक बहुत अच्छा, बहुत चैलेंजेस भी रहे हैं, बट एक लर्निंग एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी। मैं बहुत से अच्छे इंटेलिजेंट लोगों से मिली हूँ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव सीखे हैं। तो अभी आप स्टडी कर रही थी तो इस तरफ आ गई थी, फिर घर वालों का ख़ास तौर पे पेरेंट्स की क्या मतलब उस वक्त सपोर्ट थी जब कहा कि नहीं अपने मॉम डैड से कि मैंने इस तरफ आना है, मैंने ये काम करना है, तो उन्होंने क्या कहा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं शुरू से। उन्होंने हमेशा फोकस किया एक ऑल राउंडेड और एक्स्ट्रा करिकुलर फोकस्ड लाइफ पे, कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई को इम्प्लीमेंट भी करनी है, स्पोर्ट्स भी करो, तो उनकी तरफ से फुल इंकरेजमेंट है। कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 3 बहन भाई हैं। ठीक है। और सारे बाकी जो है वो दोनों वो क्या करते हैं? दोनों लंदन में बेस्ड हैं और अपने मुख्तलिफ फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं। बहन इंटीरियर डिज़ाइनर है और भाई मेरा इंजीनियर है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आपको माहौलियाती मनसूबा कोई शुरू करने का कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप इसको शुरू करें, क्या पोल्यूशन को आपने कंट्रोल करना है, तो आप क्या करेंगी? आप स्टार्ट कहाँ से लेंगी? सबसे बेसिक चीज़, हर जगह रिसाइकलिंग बिन्स, साइन बोर्ड्स, ताकि लोगों को पता चले। किसी तरह के छोटे छोटे फाइन से लोग डरे नहीं, बट इम्प्लीमेंटेशन भी हो। दूसरी बात, हमारे जो करिकुलम है, स्कूल करिकुलम्स, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइमरी स्कूल्स में, वहाँ पे क्लाइमेट का एक टॉपिक होना चाहिए, और उसका मतलब कि क्लाइमेट आपके लिए क्या मायने रखता है। तो स्कूल में जब ये एजुकेशन होगी तो वो जब ग्रेजुएट होंगे, जॉब्स करेंगे, फैमिलीज होंगी, तो वो एक जनरेशनल चेंज आएगा। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गई हैं आप? कौन कौन से सिटीज़ में और क्या देखा है आपने, क्या काम किया है?
मैं तमाम एक्सपीरियंस जी जी आई थिंक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद काफ़ी मैं आती जाती रहती हूँ और नॉर्दर्न पाकिस्तान भी मेरा विजिट हुआ है। तो यही एहसास होता है कि हर जगह ये कॉमन प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, हीट वेव्स, ड्राउट्स, इरेगुलर वेदर पैटर्न्स। तो कराची में आप सीवीओ पे गई हैं, आपने समंदर देखा है? बिल्कुल देखा है मैंने, बिल्कुल। और अफसोस बहुत होता है देखा है वहाँ पे? अफसोस होता है वहाँ जाके, क्योंकि वही कूड़ा है हर जगह। हमारा जो समंदर वो भी साफ़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ होती है उसमें शिप्स आती हैं, हैवी शिप्स, उसका जो ऑयल लीक होता है वहाँ आता है, लोग कूड़ा फेंकते हैं अगर एंजॉय करने जाते हैं सी व्यू पे, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरे हाल आता है। ठीक है जी, अलीज़ा अयाज हमारे साथ ही। अलीज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। और ये अलीज़ा जो है इंतहाई कम उम्री में अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर के तौर पे काम कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीली है, इसका असर जो है वो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ हम उठा के गवर्नमेंट के खाते में डाल देते हैं कि हुकूमत को इसमें काम करना चाहिए। इंडिविजुअली अगर देखें हम हर फ़र्द इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, तो हम सबको किरदार अदा करना होगा, अपने माहौल के, अपने इर्द गिर्द की, अपनी गलियों की, मोहल्लों की, अपने घरों की, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को घरों से सिखाना होगा कि हमने किस तरह से सफाई का ख्याल रखना है और अपना हिस्सा हमने किस तरह से डालना है। तो आज हमने इसीलिए टॉपिक रखा था, इस पर बात की। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ ही रहिए।